ओके, सो व्हाट इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का सब लोग एक्सरसाइज करते हो आप लोग, यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं सब लोग एक्सरसाइज की जिम की फील्ड से है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे सब लोग कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे मेन जो एक्सरसाइज टर्म आता है वो है एक्सरसाइज। सो व्हाट इज एक्सरसाइज? सबको पता है एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? बस जिम में जाना है, सब वजन उठाना है, शोल्डर प्रेस, लेग प्रेस, सब उतना ही करना है, बस एक्सरसाइज का मतलब हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज का भी कुछ मतलब होता है। तो हम लोग पहले वो जानेंगे। सो एक्सरसाइज क्या है? सो एक्सरसाइज इज एन फिजिकल एक्टिविटी विच इज प्लान, which is structured and which is repetitive. Okay, exercise is an physical activity which is planned, which is structured and which is followed repetitively. So क्या मतलब होता है इसका? प्लान, स्ट्रक्चर, रेपिटेटिव। सर हम लोग तो जिम जाते हैं, हम लोग तो आज चेस्ट कर लिया, कल शोल्डर कर लिया, कल बाइसेप ट्राइसेप कर लिया, या किसी का बाइसेप बड़ा दिख गया तो चलो बाइसेप मार देते हैं। सर आज शोल्डर कोई हैवी मार रहे तो चलो आज शोल्डर मार लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक्सरसाइज का एक प्लानिंग किया जाता है, उस प्लानिंग को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, और उसी प्लानिंग और उसी स्ट्रक्चर को रिपीटेटिवली आपको फॉलो करना है। उस अगर ये तीनों टर्म अगर आप फॉलो करते हो तो उसे हम बोलेंगे एक प्रॉपर एक्सरसाइज। करेक्ट? तो उसका अभी थोड़ा डीप में जाते हैं, एक बेसिक चीज को हम डीप में लेके जाएंगे, थोड़ा सिंपल वे से हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे डेफिनेशन तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन मैंने आपके लिए खास आपके लिए एक सिंपल में डेफिनेशन बनाए हुए हैं जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आप अगर किसी का वर्कआउट लेते हो, आपका कोई क्लाइंट है, अगर कोई जिम में ट्रेनर्स है, या खुद भी कोई कोई जहाँ पे जितने भी लोग हैं जो खुद वर्कआउट कर रहे हैं, जो अभी तक किसी को सिखा नहीं रहे लेकिन आगे जाके सिखाएंगे। करेक्ट? तो आपको आपके क्लाइंट का सबसे पहले तो एक वर्कआउट प्लान करना है। तो एक वीक का अपन हम शॉर्ट शॉर्ट में एग्जांपल लेते हैं। अगर एक वीक का प्लान है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिन होते हैं। 6 दिन का सबसे पहले तो आपके क्लाइंट का वर्कआउट प्लान करो। सबसे पहले मंडे को वो कौन सी एक्सरसाइज करेगा, ट्यूसडे को कौन सी एक्सरसाइज करेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो सबसे पहले एक प्लान करो। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, थर्सडे कार्डियो, वेडनेसडे शोल्डर, थर्सडे बाइसेप ट्राइसेप एंड सैटरडे लेग्स। ओके, तो आपने ये प्लान कर लिया। उसके बाद में चेस्ट में आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, बैक में आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभी आप वो एक्सरसाइज को एक स्ट्रक्चर दे रहे हो। आपने एक प्लान बना लिया, उस प्लान को अभी आपको स्ट्रक्चर देना है। कि स्ट्रक्चर कैसे दोगे? कि कौन से दिन पे कौन सा वर्कआउट करना है, और उस वर्कआउट में कौन से एक्सरसाइज करने हैं, और कौन से एक्सरसाइज को कितने टाइम तक फॉलो करना है। ये सब आपको सबसे पहले एक प्लान करना है। उसके बाद में उसी प्लान को, उसी स्ट्रक्चर को आपको रिपीटेटिवली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि प्लान बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, सिर्फ एक वीक फॉलो कर दिया, बाद में फिर से वही पुराना वाला। एक प्लान करो, 6 वीक्स का प्लान बनाओ, 4 वीक्स का प्लान बनाओ, या 2 मंथ्स का प्लान बनाओ, और उसी को फॉलो करते रहो। तो इसको बोलेंगे हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज। तब जाके आप एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर बन पाओगे, या तो एक जिम एथलीट बन पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिम ट्रेनर बनने के लिए आए हैं, मतलब 98% लोग जो है जिम ट्रेनर के लिए, लेकिन 2% ऐसे भी लोग हैं इस बैच में जिन्होंने कोर्स सिर्फ ज्वाइन किया है खुद के लिए, मतलब ताकि मैं खुद एक्सरसाइज कर पाऊँ। तो ये सब उनके लिए भी बता रहा हूँ। करेक्ट? क्लियर है अभी तक? प्लीज कमेंट बॉक्स जो है आपका एक्टिव रखिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलिए नॉट क्लियर, मैं फिर से समझाऊंगा सब कुछ। ओके, सिर्फ अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर लिख के भेजिए मुझे, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, कमेंट बॉक्स एक्टिव रखिए, कुछ भी लिखिए, अच्छा लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। ओके, सो व्हाट इज एक्सरसाइज, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिटनेस का भी बहुत बड़ा ये है। तो हम फिटनेस को भी देखते हैं शॉर्ट में। एन एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इज फिटनेस? एन एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब आप एक किसी को भी एक फिट पर्सन कैसे बोलोगे? आप किसी को भी देखते हो, प्रॉपर एक बाइसेप है, वेन्स दिख रहे हैं, मस्कुलर है,
तो आप उसको देख के एक फिट पर्सन बोलोगे। लेकिन आप अगर एक किसी आपका फ्रेंड है, आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपके दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड 20 फ्लोर स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाता है और नीचे आता है 20 फ्लोर नीचे स्टेप से, और फिर भी उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल है, वो बिल्कुल थका हुआ नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यार ही इज अ फिट पर्सन, हिज फिटनेस इज वेरी गुड। और सेम आपका दूसरा फ्रेंड जो 20 फ्लोर चढ़ भी नहीं पाता है, 10 फ्लोर में ही वो थक जाता है और फिर से नीचे आने के लिए उसको लिफ्ट की जरूरत पड़ रही है, करेक्ट? ऐसे पर्सन को आप क्या बोलेंगे? ही इज नॉट फिट। सो फिटनेस का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्रॉपर एक बॉडी किसी की दिख रही है तो वो फिट पर्सन है। फिटनेस जो होती है ये इंटरनली होती है। तो ऐसा होता है, अगर आपके जिम में कोई डेडलिफ्ट कर रहा है, कोई स्क्वाट कर रहा है, कोई 200 केजी स्क्वाट कर रहा है, 300 केजी स्क्वाट कर रहा है, एकदम इजीली कर रहा है, 200 केजी का स्क्वाट इजीली 2 रेपिटेशन कोई बंदा कर रहा है, तो दैट मींस ही इज फिट पर्सन। उसका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा है, वो फिटनेस लेवल का एक्सपीरियंस उसका बहुत ज्यादा है, तो वो फिट है, इसके लिए उसे हम बोलेंगे फिट है। और कोई 10 केजी का भी डेडलिफ्ट नहीं कर पाता तो ही इज नॉट फिट। ही विल बी एबल टू फिट इन फ्यूचर बट स्टिल नाउ ही इज नॉट फिट। सो ये सिंपल है फिटनेस का एग्जांपल, एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? क्लियर है सबको? फिर से समझाऊं? क्लियर? सो व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस? सो अभी आप बोलोगे सर ये सब की क्या जरूरत है, सर सीधा एक्सरसाइज सिखाओ ना, सीधा फिटनेस, मसल फैट लॉस, मसल गेन ये सब बताओ ना सर, ये सब क्यों पका रहे हो सर? व्हाट इज फिटनेस, व्हाट इज एक्सरसाइज, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस? ब्रदर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये टर्म के हिसाब से किसी क्लाइंट को नहीं सिखाऊंगा तो मुझे ट्रेनर बनने का कोई हक नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं। सो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस क्या होते हैं? तो सबसे पहला स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, एंड फिफ्थ वन बॉडी कंपोजिशन। करेक्ट? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, बॉडी कंपोजिशन। तो ये 5 पिलर है फिटनेस के। आपको कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके पहले आपको ये 5 कंपोनेंट्स आपके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करने हैं, ये 5 कंपोनेंट्स चेक करने हैं आपको। करेक्ट? सो हम देखते हैं स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? एन एबिलिटी टू विजार्ड एनी फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ओके? एन एबिलिटी टू विजार्ड एनी फोर्स और एनी प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सो हम लोग सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं। दो आपके क्लाइंट्स हैं या आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक का एक्सपीरियंस है 6 महीने का और एक का एक्सपीरियंस है 1 वीक का। ओके? तो आप मुझे बताइए, अगर 6 वीक से जो 1 ईयर का लेते हैं अपन, 1 ईयर और 1 मंथ, तो 1 ईयर से जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और 1 मंथ से जो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और आप जब अभी एक्सरसाइज उसका शेड्यूल कर रहे हो, आपके पास दो पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स हैं, तो आपको एक्सरसाइज अभी किसी को देना है तो सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा एज अ ट्रेनर कि सामने के दो क्लाइंट्स हैं मेरे, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सरसाइज दोगे। करेक्ट? तो अगर आप स्ट्रेंथ उसकी कैलकुलेट करोगे ही नहीं, जज करोगे ही नहीं, तो आप ट्रेनर कैसे हुए? सॉरी। ओके? तो वो 1 साल से जो वर्कआउट कर रहा है उसकी वो एक प्रॉपरली 50 केजी डेडलिफ्ट या 50 केजी स्क्वाट्स कर सकता है, लेकिन जो 1 महीने से कर रहा है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आपने उस 1 साल से जो कर रहा है 50 केजी स्क्वाट्स, आपने 1 मंथ वाले को भी दे दिया तो क्या होगा? इंजरी हो जाएगी। दैट मीन इट्स अ फेलियर ऑफ एज ए ट्रेनर। ये गलती आपकी है कि आपने 1 साल और 1 मंथ में जज ही नहीं किया उस दोनों में। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आप नोटिस कीजिए, किसका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसी हिसाब से आपको उसको वर्कआउट देना है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। करेक्ट? क्लियर है?
थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा स्लो जाऊं, इसी स्पीड से जाऊंगा तो लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर क्लियर है, थोड़ा स्लो चाहिए आपको तो स्लो, इट्स ओके। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एन एबिलिटी टू मूव योर जॉइंट्स फ्रीली टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। एन एबिलिटी टू मूव योर जॉइंट्स टू योर फ्रीली टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। ओके, सो फिर से हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 ईयर एंड 1 मंथ। अभी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, 2 क्लाइंट्स है आपके, उसमें से एक क्लाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और एक क्लाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी आप चेक कैसे करोगे? सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से आपको पता चलेगी कि आपके क्लाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। अगर वो फ्रीली, आप उसको कोई स्ट्रेच दे रहे हो, ट्राइसेप स्ट्रेच दे रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो फ्रीली पूरा नीचे तक मूव कर पा रहा है, दैट मीन्स ही हैज गुड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक मूव ही नहीं कर पा रहा है, उसका हाथ यहाँ से पूरा नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब जो डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए चाहिए आपका स्ट्रेच, वहां तक जा ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट हैविंग एन गुड फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट? तो आपको एज अ ट्रेनर क्या करना है? आपको सबसे पहले तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। वर्कआउट के पहले भी उसको स्ट्रेचिंग करवानी है और वर्कआउट के बाद भी उसको स्ट्रेचिंग करवानी है, और जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचेस देने हैं आपको। अगर आप स्ट्रेचेस ही नहीं दोगे, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो उसको हर मसल के मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, वर्कआउट में वो अच्छी तरह से मूव कर ही नहीं पाएगा। करेक्ट? अगर मसल उसकी हार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मसल ज्यादा ग्रो भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मसल हार्ड पड़ा है। करेक्ट? तो आपको नोटिस करना है फ्लेक्सिबिलिटी, द सेकेंड पिलर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑफ 5 कंपोनेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? सो थर्ड वन आता है एंड्योरेंस। सब लोगों ने एंड्योरेंस तो सुना है, सब जगह पे डब्बों पे लिखा होता है एंड्योरेंस, ट्रेडमिल पे लिखा होता है एंड्योरेंस, बहुत सारे ऐड होते हैं उस पे लिखा होता है एंड्योरेंस। लेकिन एंड्योरेंस है क्या? एंड्योरेंस एन एबिलिटी टू रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड्योरेंस आ गया मतलब क्या आ गया? सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर आया होगा ट्रेडमिल का, करेक्ट ना? ट्रेडमिल, एंड्योरेंस और ट्रेडमिल का बहुत अच्छा कनेक्शन है, मतलब दोनों भाई भाई है। करेक्ट? सो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए टूल क्या होता है? तो एंड्योरेंस अगर आपको बढ़ाना है आपका, तो एंड्योरेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा टूल है ट्रेडमिल, कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स। सो अगर आपके 2 फ्रेंड्स है, सेम 1 ईयर और 1 मंथ, अगर जो 1 ईयर वाला है वो कंटिन्यू 20 मिनट्स तक नॉन स्टॉप रनिंग कर पा रहा है, दैट मीन्स ही हैज अ गुड एंड्योरेंस। जो 1 मंथ वाला है वो 10 मिनट्स भी ठीक से रन नहीं कर पा रहा है, वो रनिंग कर रहा है, रुक रहा है, रनिंग कर रहा है, रुक रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट हैविंग एन गुड एंड्योरेंस टिल नाउ। सो आपको सेम रिपीटेडली आपको उसके एंड्योरेंस पे भी काम करना है, धीरे 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 करके उसको ट्रेडमिल पर उसको स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए उसकी। तो मैं जितना भी ये सब सिखा रहा हूँ आपको, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एंड्योरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट? सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्लियर है अभी तक? सो आगे जाते हैं स्पीड। अब ये स्पीड का जो कनेक्शन है ये सिर्फ जिम से नहीं है, आउटसाइड जिम भी होता है। मतलब आप कोई भी काम करते हो वो कितने स्पीड से करते हो, और कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हो, ये आपके स्पीड पे डिपेंड है। अभी स्पीड बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले तो आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। करेक्ट? स्ट्रेंथ बढ़ गई मतलब स्टेमिना बढ़ गया, एंड्योरेंस बढ़ गया मतलब स्टेमिना बढ़ गया आपका, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, मतलब आप कोई भी काम जो फ्रीली कर पाओगे, फ्रीली कहीं पर भी मूव कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट मीन्स आपका स्पीड बढ़ गया। करेक्ट? फिर से लिंक हो गया एक दूसरे से। करेक्ट? तो स्पीड मतलब क्या होता है? एन एबिलिटी टू
reach your destination in a shorter period of time. To reach your destination in a shorter period of time. इन एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को टारगेट दे रहे हो कि 10 मिनट्स में आपको 2 किलोमीटर कंप्लीट करना है, करेक्ट? तो वो कैसे कंप्लीट करेगा? उसके वो स्पीड पे डिपेंड होगा कि वो कितने स्पीड पे ट्रेडमिल चलाएगा, कितने स्पीड में वो साइकिल चलाएगा, कितने स्पीड पे वो इलेक्ट्रिकल चलाएगा। तो उसको अपने टारगेट दे दिया, तो अगर उसका स्पीड अच्छा होगा तो वो टारगेट कंप्लीट कर पाएगा 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर। अगर उसका स्पीड कम हुआ है, दैट मीन उसका स्ट्रेंथ भी कम है, दैट मीन उसकी एंड्योरेंस कम है, दैट मीन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, करेक्ट? इसके लिए उसका स्पीड कम है, तो आपको ये 3 पिलर 4 पिलर पे फिर से काम करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है अभी तक? नो साउंड? मेरी आवाज क्लियर है सबको? प्लीज एक बार कमेंट कीजिए मेरी आवाज क्लियर है क्या? अभी किसी ने मैसेज किया कि नो साउंड। सबको क्लियर है सर आवाज? जिसको आवाज नहीं आ रही प्लीज आप आपके एंड से चेक कीजिए, सबको आवाज आ रही है मेरी। और टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपसे, ये सबकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, सो डोंट वरी। रिकॉर्डिंग देख के भी आपको कुछ भी डाउट आता है तो रात को 11 बजे तक मैं फ्री हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे, आपको फुल सर्विस दी जाएगी। नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? सर कैसा है ना सर, अभी अपने बैच में जितने भी लोग हैं ना सर, 99% लोगों को हिंदी चाहिए और सिर्फ 1% लोग हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए। तो सर मैं कैसे करूँ, आप ही बताइए। सिर्फ 1 या 2 लोग ही है जिनको इंग्लिश में टोटल लेक्चर चाहिए, तो मैं सिर्फ 1-2 के लिए पूरा इंग्लिश में लूंगा तो 99% लोगों को नहीं समझेगा। तो इसके वजह से आप अभी तो लेक्चर सुन लीजिए, ट्राई कीजिए थोड़ा समझने के लिए। टोटल मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस एकदम वेरी सिंपल लैंग्वेज। If you are not understanding, we can talk on call also. If you can segregate the topics points, whichever you don't understand, I can explain you on call also. Okay, so please cooperate. We have told before also, the lecture will be in Hindi and English. नो साउंड? राजू प्लीज आप आपके एंड से चेक कीजिए, सबको साउंड आ रहा है मेरा? ओके ओके। सो पांचवा आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। पांचवा आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपका कोई, whenever the clients come to you, so first thing you have to check, सबसे पहले आपको चेक करना है कि whatever fat percentage the member is taking, उस इंसान का फैट परसेंटेज क्या है, मसल परसेंटेज क्या है, वाटर परसेंटेज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है। सबसे पहले आपको उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करनी है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है जिसका फैट परसेंटेज ओबेसिटी में आ रहा है, 35% फैट परसेंटेज है, अगर वो बोल रहा है आपको सर मुझे मसल गेन करना है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अगर उसकी बॉडी में ऑलरेडी 35% फैट है तो वो मसल गेन कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले उसका टारगेट होना चाहिए फैट लॉस, वेट लॉस। तो ये एज अ ट्रेनर आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन देख के। तो फिर अगेन वही आ गया चीज, सेम रिपीटेडली सब कुछ आपको इंटरलिंक हो रहा है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड। ओके, अगर उसके बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो मसल गेन नहीं कर पाएगा। अगर कोई एकदम लीन है जिसके बॉडी में ना फैट है ना मसल है और वो वेट गेन बोल रहा है, तो उसको लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको उसके पहले वेट पे ध्यान देना पड़ेगा, मसल वेट पे, उसको मसल गेन करवाना होगा, करेक्ट? तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आपको सिर्फ नोटिस करनी है और ये हो जाएगी। एज ए ट्रेनर आपको ये सब बहुत जरूरी है। आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखना, बॉडी कॉम्पोजिशन देखना, स्पीड देखना, एंड्योरेंस देखना, करेक्ट?
शेयर में पीडीएफ फाइल, सर सब पीडीएफ फाइल्स आपको शेयर होंगी, सब कुछ शेयर होगा सर आपको, और जो इसमें नहीं है वो भी मैं दूंगा आपको, जिस ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपको देने को ट्राई करेंगे, जिससे आप लोग खुश रहो। अगर आप खुश हो तो आगे के बैच में आप लोग रेफरेंसेस दोगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे आपको। ये पीडीएफ भी मिलेगा, इसके साथ और एक डिटेल में भी एक पीडीएफ मिलेगा आपको, करेक्ट। सो क्लियर है अभी तक सबको? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं? ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस? तो प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, करेक्ट। FITT जो दिख रहा है ये सामने, FITT, फिट। तो सबसे पहला F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। तो क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी? व्हाट डज इट मीन? फ्रीक्वेंसी मीन्स, तो सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 ईयर एंड 1 मंथ। तो एज अ ट्रेनर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, 2 लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो आप एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो, क्या फ्रीक्वेंसी में आपको वर्कआउट देना है आपके क्लाइंट्स को। तो आप फ्रीक्वेंसी आप दोनों की अलग रखोगे, 1 मंथ और 1 ईयर वाले की, क्योंकि 1 ईयर वाले के पास ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो 1 ईयर से वर्कआउट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए वर्कआउट की, करेक्ट। तो 1 वीक का अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो वो 5 दिन वो वर्कआउट कर सकता है, मतलब आपने एक फ्रीक्वेंसी रेडी की है, आपने एक प्लान किया है, स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। 1 ईयर वाले का वर्कआउट होगा, अगर वो वीक में 5 डेज वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, उसमें से 2 दिन वो कार्डियो कर रहा है, दैट मीन उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जिसमें वो वेट ट्रेनिंग भी कर रहा है और वो कार्डियो भी कर रहा है। सेम अगर 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी आपको रेडी करनी है तो वो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी रहेगी वर्कआउट की, करेक्ट। दैट मीन्स वो वीक में 3 डेज वर्कआउट करेगा, उसमें से 2 डेज कार्डियो करेगा, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी ये मैटर करती है बॉडी टाइप से, बॉडी एक्सपीरियंस से, ओके। सो उसके बाद आती है इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी में आप उसको वर्कआउट देंगे, उसके वेट्स कितना होगा, रेपिटेशन कितना होगा, हर बॉडी टाइप के हिसाब से, हर हर क्लाइंट के स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन और स्पीड, ये 5 पिलर को देख के ही उसकी इंटेंसिटी डिसाइड की जाएगी, करेक्ट। अगर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, करेक्ट। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया जाएगा, स्पीड नहीं है तो स्पीड पे काम किया जाएगा, एंड्योरेंस नहीं है तो स्पीड एंड्योरेंस पे काम किया जाएगा। उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी, वेट ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी डिसाइड की जाएगी। अगर एक 1 ईयर वाला है, अगर वो अच्छे से वर्कआउट कर रहा है 1 ईयर से, तो वो 20 kg 30 kg डंबल्स इजीली कर सकता है, दैट मीन्स आप उसको 30 kg का डंबल्स वर्कआउट ले रहे हो, दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रखी है आपने। सेम आप 1 मंथ वाले की रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, तो उसको आप 10 kg से स्टार्ट करोगे या 5 kg से स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स आपने एक इंटेंसिटी ठीक की है, 5 kg एंड 30 kg, करेक्ट, क्लियर। उसके बाद आता है टाइम, तो कितने टाइम तक आपको वर्कआउट देना है? तो मैक्सिमम जनरल एवरेज जो टाइम दिया हुआ है रिसर्च के हिसाब से, तो 45 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम। 45 मिनट्स टू 1 आवर। अगर उसके ऊपर आप कोई भी एक्सरसाइज ट्रेन करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है। सो कैटाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म सबको पता है। ये मेटाबॉलिज्म के 2 फेसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, की बॉडी मसल गेन करती है, फैट लॉस करती है। कैटाबॉलिज्म में आपकी बॉडी मसल लॉस करती है, ओके, मसल लॉस करती है, और इसमें एनाबॉलिज्म मसल गेन करती है। आपकी बॉडी एनाबॉलिज्म में आप जब वर्कआउट स्टार्ट करते हो उसके 10 मिनट बाद से 1 आवर तक या 45 मिनट्स तक आपकी बॉडी एनाबॉलिक्स में रहती है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मसल गेन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस कर पाओगे।
करेक्ट। अगर आप उससे भी ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो 1 आवर के आगे, तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में जाएगी। हम जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मसल गेन करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए? तो आपकी बॉडी सपोर्ट ही नहीं करेगी उस चीज को, तो एक एक दो दो तीन तीन घंटा वर्कआउट करके कुछ मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। उसके लिए तो कोई भी क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता। वो 1 साल से वर्कआउट करे या 2 साल से वर्कआउट करे, मैक्सिमम आपका टाइम 45 मिनट से 1 आवर ही होना चाहिए। करेक्ट। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग जो होता है वो अलग फेज होता है, उसमें आप इंजेक्ट कर रहे हो स्टेरॉइड को, एनाबॉलिक्स को आप इंजेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नली। आप जब एनाबॉलिक्स को एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी 24 आवर्स एनाबॉलिक्स में रहती है। आप जब वर्कआउट करते हो तभी भी आपका मसल गेन होता है, फैट लॉस होता है। आप जब वर्कआउट के बाद घर पे भी जाते हो, डाइट करते हो, सोते हो, उसमें भी बॉडी आपकी एनाबॉलिक्स में ही रहती है। उसमें भी आपका बीएमआई रेट फास्ट होता है, फैट लॉस होते ही रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो एनाबॉलिक्स की बात थोड़ी अलग रखते हैं, ये अपन फिटनेस की रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो ये टाइम का ये फंडा है। सो अभी टाइप क्या होता है, तो कौन से टाइप का आप वर्कआउट दे रहे हो? कितने सारे टाइप के वर्कआउट होते हैं। क्रॉसफिट हो गया, एच आई टी टी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, करेक्ट, फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम वर्कआउट हो गया, और एक वेट ट्रेनिंग हो गया नॉर्मल, एक सुपर सेट वर्कआउट हो गया। तो इससे बहुत सारे टाइप्स होते हैं वर्कआउट्स के। तो आप आपके क्लाइंट्स के हिसाब से आपको जज करना है कौन से टाइप का वर्कआउट आपको देना है। वेदर ही इज following a fat loss regime, then you can give him a high intensity workout with cardio। आप उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट दे सकते हो। या कोई मसल गेन वाला है, वेट गेन वाला है, तो उसको हाई वेट्स पे आप वेट ट्रेनिंग दे सकते हो, मिनिमम कार्डियो देके। अगर किसी को फैट लॉस करना है तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, सुपर सेट वर्कआउट, हाई रेपिटेशन, वेट कम, ऐसे वाले वर्कआउट दे सकते हैं। करेक्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है? कमेंट करो यार प्लीज। ओके। सो ये थोड़ा सा हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में ये काम आएगा आपको। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्कआउट सिस्टम? तो सबसे पहले 2 टाइप के वर्कआउट होते हैं, फिटनेस एक्सरसाइज होते हैं आपके, टाइप ऑफ एक्सरसाइज सॉरी। तो सबसे पहला होता है एरोबिक एक्सरसाइज और दूसरा होता है एनारोबिक एक्सरसाइज। करेक्ट। किस अभी एक कमेंट बॉक्स थोड़ा एक्टिव रखिए, किसको पता है एरोबिक और एनारोबिक में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? पता है किसी को? बहुत सारे ट्रेनर भी है ये बैच में, बहुत बहुत 15 20 20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, सब लोग को सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी को पता है एरोबिक एनारोबिक में फर्क क्या है? ये डेली आप यूज कर रहे हो, डेली एक्सरसाइज में आपके ये काम में आ रहा है? नो? कोई तो बताओ यार, चलो जल्दी बताओ, कोई तो बताओ, उसको सर्टिफिकेट पहले दूंगा। Arabic में कौन है ये? हितेंद्र? करेक्ट। इसमें से पढ़ के मत बताओ। इसमें से पढ़ के मत बताओ। ओके हितेंद्र, वेरी गुड। हितेंद्र ने दिया है आंसर, अच्छा दिया है आंसर। सो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है, ये एन एक्टिविटी विच इज डन विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एक्सरसाइज आप जब करते हो तो उस एक्सरसाइज के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे एरोबिक एक्टिविटी। सिंपल समझा रहा हूं मैं, एकदम ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। एन एक्सरसाइज विच नीड oxygen is called aerobic activity. An exercise which is an activity which is done with limited oxygen, कम से कम ऑक्सीजन यूज होने वाली एक्टिविटीज जो होती है उसे हम बोलेंगे एन एरोबिक एक्टिविटी।
Anaerobic activity, an exercise which is done with the help of limited oxygen. करेक्ट? तो एनारोबिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या होगा? एक ही बताओ मुझे, एक ही सबसे सिंपल। एनारोबिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल जो होता है वो आप जब जिम में जो भी वेट ट्रेनिंग्स करते हो वो एनारोबिक एक्टिविटी है। और आप जिम में जो कार्डियो करते हो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक एक्टिविटी। आप साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्या होता है? एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक डांस सबसे बेस्ट एग्जांपल। कंटिन्यू आप डांस कर रहे हो नॉन स्टॉप, आपकी हार्ट बीट फास्ट है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए आपको, करेक्ट? तो उसके क्या बोलेंगे हम? एरोबिक एक्टिविटी। और सबसे एक बेस्ट एग्जांपल मेरे पिछले बैच में एक ने बताया था, 1 reps पर मिनट पर सेकेंड। मतलब आप जब एक रेपिटेशन ले रहे हो हैवी और नीचे रख रहे हो, करेक्ट? सिर्फ एक ही रेपिटेशन, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, लिमिटेड ऑक्सीजन की जरूरत है, वो बोलेंगे हम एनारोबिक एक्सरसाइज। क्लियर है? फिर से बताओ थोड़ा ये। कमेंट 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 करो। क्लियर है? कुलदीप क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब लोग क्लियर है। सो यही सिंपल है थोड़ा सा। एरोबिक एनारोबिक, an activity which is done in the presence of oxygen is called aerobic activity. सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है अभी जो जितेंद्र ने बताया, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब एरोबिक में आते हैं, करेक्ट? एन एक्टिविटी विच इज डन विद अ लिमिटेड ऑक्सीजन, कम से कम जिसमें ऑक्सीजन लगता है उससे हम बोलेंगे एनारोबिक एक्टिविटी। जैसे आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो, ब्रिज वॉकिंग, वो भी एनारोबिक में आता है। वेट ट्रेनिंग, लिमिटेड ऑक्सीजन लगता है, वो भी एरोबिक में आता है। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो एनारोबिक में है, लेकिन आप जब उसी एक्सरसाइज को सुपर सेट में कन्वर्ट करोगे, मतलब आप 3-3 एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हो सुपर सेट, वो एक्सरसाइज में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, तो वो एरोबिक में कन्वर्ट होती है। फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी, एरोबिक एरोबिक में आता है। अगर वही आप सिर्फ सिंगल रेप्स में करोगे, सिंगल सेट में करोगे, तो वो एनारोबिक में आएगा। कम से कम ऑक्सीजन जिसमें यूज होता है वो एनारोबिक है, ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो एरोबिक है। करेक्ट? क्लियर? ये तो कॉमन इंजरीज है, ये सब आपको पढ़ के भी मालूम पड़ जाएगा। इंजरीज कैसे अवॉइड करनी है आपको, व्हाट इज व्हेन इंजर्ड। ये पीडीएफ थोड़ा सा अपडेट करना है हमको, तो मैं आपको ये इवनिंग तक दे दूंगा। ये 8 वेज ऑफ टू अवॉइड इंजरीज है, इसका एक 2 पेजेस मिसिंग है। ओके, तो शिट। तो ये एटीपी सिस्टम हम लोग पर जानते हैं। अभी एटीपी सिस्टम किसको पता है? एनर्जी सिस्टम, किसी को पता है एटीपी सिस्टम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम होता है, मतलब एक करेंसी होती है, ठीक है? एनर्जी सिस्टम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज एन मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी। एटीपी इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एटीपी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी में खर्च होता है हमारे बॉडी से। जैसे हमारे वॉलेट से जो पैसा खर्च होता है वो करेंसी के फॉर्म में होता है, वैसे ही ये हमारे बॉडी की करेंसी है जो ये धीरे धीरे खर्च होती है बॉडी से एज एन एनर्जी फॉर्म। तो ये एटीपी क्या होता है? लेकिन एटीपी जो होता है इसकी एनर्जी सिस्टम, हम समझ लो एग्जांपल लैट पुल डाउन कर रहे हैं, जो ये लैट पुल डाउन हम स्टार्टिंग में जो यूज कर रहे हैं एनर्जी, जो लैट पुल डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, तो स्टार्टिंग के जो 3 सेकेंड होते हैं, 1, 2, 3, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में ये एटीपी यूज होता है। स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में ये एटीपी एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होता है, करेक्ट? और उसके आगे फिर सर क्या होता है? सिर्फ 3 सेकेंड तक हमारे पास एनर्जी होती है, लेकिन आगे भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो फिर वो कहाँ से करते हैं? करेक्ट क्वेश्चन है। तो
इसी एटीपी का एक अगला भाग होता है एटीपी सीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्रिएटिन फोस्फेट, क्रिएटिन फोस्फेट। तो 3 सेकेंड तो हम लोग को एटीपी ने एनर्जी दे दी, तो आगे के जो 10 से 12 सेकेंड्स होते हैं वो हमको सीपी देती है एनर्जी, एटीपी सीपी। तो ये एटीपी की एनर्जी का टाइमिंग है 3 सेकेंड और एटीपी का एनर्जी का टाइमिंग है 10 से 12 सेकेंड। करेक्ट। अभी आप बोलोगे सर मैं तो एक एक एक्सरसाइज एक सेट में कम से कम 20 रिपीटेशन करता हूँ, और आप बोल रहे हो सर 3 सेकेंड 12 सेकेंड, तो फिर आगे की एक्सरसाइज में कैसे कर पाता हूँ? करेक्ट। आप जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपको एनर्जी देने का काम करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। इसीलिए हम बोलते हैं वर्कआउट के पहले कुछ ना कुछ खा के वर्कआउट कीजिए ताकि आपको एनर्जी मिले। तो ग्लूकोज जो होता है ये डायरेक्टली यूज नहीं होता है एनर्जी फॉर्म में, सबसे पहले एटीपी ही यूज होता है हर सेट में। एटीपी यूज होता है 3 सेकेंड के लिए, बाद में एटीपी सीपी एक्टिवेट होता है, उसके बाद में ग्लूकोज एक्टिवेट होता है। आपकी बॉडी ऐसे इन 3 प्रोसेस में आपकी एनर्जी यूज होती है, सबसे पहले एटीपी, एटीपी सीपी, देन ग्लूकोज। करेक्ट। क्लियर है अभी तक? ये जो पीडीएफ में दिखा रहा हूँ आपको ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मेरे पास एक दूसरा पीडीएफ है, गलती से मैंने ये चला दिया है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें हेडिंग के साथ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। करेक्ट। क्लियर है अभी तक सबको? एटीपी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम। उसके बाद में एक लैक्टिक एसिड भी आता है, आप एक सेट करने के बाद जो आप थक जाते हो, आगे आपसे एक्सरसाइज होती नहीं है। करेक्ट। तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। तो लैक्टिक एसिड के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें लैक्टिक एसिड के बारे में क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग दैट फोकस प्राइमरीली ऑन द एटीपी पीसी सिस्टम आर lifting the heaviest weight you possible can for 1 or 2 repetition, sprinting as fast as you can for 50 to 100 meters will be 2 to 3 minutes recovery intensity before repeating. ओके। तो ये सबको आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज एक्सरसाइज। एन एक्सरसाइज इज एन फिजिकल एक्टिविटी which is planned, structured and repetitive. Clear? What is fitness? An ability to perform an activity without any restriction, without any hesitation. That person is called a fit person. That is called a fitness. Clear? 5 components of fitness. सबसे पहला है strength. Correct? Strength. उसके बाद आता है flexibility, endurance, speed और body composition. Correct? उसके बाद आता है principle of fitness, FITT, frequency, intensity, time and type. आपके क्लाइंट की आपको फ्रीक्वेंसी रेडी करनी है, उसके बाद में इंटेंसिटी डिसाइड करनी है, कितने टाइम तक उसको वर्कआउट देना है वो डिसाइड करना है, कितने कौन से टाइप का वर्कआउट देना है वो डिसाइड करना है। और ये 4 आप कैसे डिसाइड करोगे? तो 5 कंपोनेंट्स को यूज करके उसी क्लाइंट का पे सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक करोगे, फिर एंड्योरेंस चेक करोगे, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करोगे, फिर स्पीड एंड देन बॉडी कॉम्पोजिशन। करेक्ट। एक दूसरे से इंटरलिंक है। उसके बाद आता है आपका एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटी। सब कुछ चेक करने के बाद एक्सरसाइज क्या होती है? 2 टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज देन एक्सरसाइज व्हिच इज डन विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज। करेक्ट। एन एक्सरसाइज व्हिच इज डन with a limited oxygen is called anaerobic exercise. Correct. तो उसके बाद आता है आपका एनर्जी सिस्टम, एटीपी सिस्टम एंड एटीपी एंड एटीपी सीपी। करेक्ट। एटीपी सिस्टम की
टाइमिंग क्या होता है 3 सेकेंड। स्टार्टिंग की जो 3 सेकेंड होते हैं आपकी एटीपी सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद का जो आपका सिस्टम होता है ये एटीपी सीपी में काम करता है, उसका 10 से 11 सेकेंड का टाइमिंग होता है। करेक्ट। तो आगे हम देखते हैं इंजरीज, टाइप ऑफ इंजरीज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कॉमन इंजरीज। सो कॉमन इंजरीज में क्या आता है, एक्यूट इंजरीज। सो सबसे पहला स्ट्रेन व्हेन अ मसल और अ टेंडन, मसल और अ टेंडन ओवर स्ट्रेस्ड और पुल और टियर। अगर कोई भी आपका मसल है वो सब ज्यादा से ज्यादा पुल हो जाता है, ज्यादा इंटेंसिटी में आप किसी का वर्कआउट लेते हो या करते हो तो ज्यादा मसल में स्ट्रेन आ जाता है, टेंडन में टेंशन आ जाता है, तो उसके वजह से मसल टेयर हो जाता है या मसल पुल हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉसिबिलिटीज है मसल इंजरीज की, तो सबसे पहली ये होती है। उसके बाद होता है स्पाज्म, ज्यादा से ज्यादा मसल में हार्डनेस आने से। आप जब कोई ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट डेडलिफ्ट करते हो, सबसे ज्यादा तो इसी में प्रॉब्लम आता है, लोअर बैक में जो स्पाज्म होता है। तो स्पाज्म का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मसल हार्ड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे मसल स्पाज्म। तो ये भी एक इंजरी के चांसेस है। उसके बाद और तीसरा होता है फ्रैक्चर और क्रैक्ड इन ब्रोकन और बोन। सो ट्रेनर का काम ट्रेनर करता है और डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है। अगर आपको दिख रहा है वर्कआउट करते करते अगर किसी के बोन में या हाथ में या पैर में अगर किसी पार्ट में अगर फ्रैक्चर है तो वहां पे स्वेलिंग होगी। अगर स्वेलिंग आपको दिख रही है तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, आप सीधा उसको रिकमेंड करोगे कि आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि स्वेलिंग ऐसे ही नहीं आती, एक अलग तरह की स्वेलिंग होती है। जब मसल सोरनेस होता है वो भी एक तरह की स्वेलिंग ही होती है, लेकिन वो आप जज कर पाओगे वो स्वेलिंग में और एक फ्रैक्चर वाले स्वेलिंग में। वो बंदे में अगर फ्रैक्चर है तो पेन बहुत होगा, अनबेरेबल पेन होगा। तो उस उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सीधा बोलना है भाई आप डॉक्टर के पास जाइए। ओके। तो व्हेन इंजर्ड reported an acute injuries to your patient or a teacher right away. Okay, you may need to see a doctor। सेम जो मैंने बोला है अभी आपको। फर्स्ट एड इंक्लूडेड रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड रैप विथ अ बैंडेज। अगर ज्यादा मसल पुल हुआ है तो आप उसको सबसे पहले तो आप बोल सकते हो, एक तो आप आइसिंग कीजिए या हॉट बैग से शेकिए, उसको सेक दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। ओके। तो ये 8 वेज है जिससे आप इंजरीज को अवॉइड कर सकते हो। तो इसमें आपने हम लोगों ने ये 3 ही ऐड हुए हैं, बाकी के जो है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये ऐड हुए नहीं है इसमें, ये नया पीडीएफ है इसकी वजह से। तो इंजरीज अवॉइड कैसे करनी है, तो सबसे पहले वर्कआउट के पहले आपको सबसे पहले तो आपके क्लाइंट को ठीक से वार्म अप करवाना है। उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में कंपलसरी स्ट्रेचिंग करवानी है। अगर ये 3 प्रोसेस आप प्रॉपरली करते हो तो एक्सरसाइज तो इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप, उसके बाद में एक्सरसाइज, उसके बाद में स्ट्रेचिंग। ठीक है। डू स्ट्रेचिंग बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर वार्म अपिंग। ओके, टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा स्लो जाइए। अगर इंटेंसिटी, अगर नया कोई क्लाइंट है फास्ट मत जाइए, स्लो वर्कआउट, स्टेडी वर्कआउट, उससे इंजरीज कम होगी। करेक्ट। तो ये आगे के भी और है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। डू नॉट गो थ्रू फास्ट, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम। टू मच टू सून कैन लीड टू इंजरीज। सेम वही चीज है। तो ये बेसिक बेसिक थिंग चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो इंजरीज ना होने के लिए। अगर इंजरीज होती है तो इंजरी का टाइप क्या है वो पहले समझिए। अगर ज्यादा इंजरी है जो आपसे नहीं हो पाएगी तो आप डॉक्टर को रिकमेंड कीजिए। और सबसे पहले तो आप, अगर किसी को मसल स्पाज्म है तो सबसे पहले आप आइसिंग रिकमेंड कीजिए या हॉट बैग रिकमेंड कीजिए। उसके बाद में आप फिजियोथेरेपी के पास भेज सकते हो।
लेकिन इंजरीज अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ठीक से वार्म अप करवाना है, स्ट्रेचिंग करवानी है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, उसके बाद फिर से स्ट्रेचिंग देनी है, और एक्सरसाइज के दौरान आपको स्लो जाना है। करेक्ट? तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है इंजरीज के लिए। ओके, और ये आपके लिए होमवर्क है, स्टेप टेस्ट। आप सब लोग जिम जाते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिम जाते ही नहीं है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक स्टेपर टेस्ट है जो आपको परफॉर्म करना है। ये आपका शायद से एक छोटा सा असाइनमेंट है। ये स्टेपर टेस्ट आपको करना है। अगर आप स्टेप टेस्ट रिजल्ट आप मुझे शेयर करोगे। गो टू रेगुलर, गो टू रेगुलर। ओके, सब लोग रेगुलर ही जाते हैं, पता है मुझे। 85 टू 90, अगर 85 टू 90 जो स्टेपर टेस्ट है वो एक्सीलेंट है। 86 टू 105 गुड है, और 106 से 125 फेयर है। 125 और मोर इस नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, तो अभी ये आपको चेक कैसे करना है, एक्चुअली ये जो है स्टेप टेस्ट आपको करना है। एक स्टेपर है सबके जिम में, करेक्ट? तो आपको ये हार्ट बीट सबकी चेक करनी है, ठीक है? 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लेना है आपको। 2 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेप अप करना है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। एक स्टॉप वॉच लीजिए, स्टॉप वॉच में आपको 2 मिनट तक कंटिन्यू स्टेपर करना है। उसके बाद में आपको आपकी हार्ट बीट चेक करनी है। सबके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में चेक कीजिए। अगर स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप आपके गले के यहाँ पे आपको हार्ट बीट महसूस होगी, गले के यहाँ पे, नेक के यहाँ पे, या तो फिर आपके लेफ्ट हैंड के एंकल पे, रिस्ट पे, सॉरी, रिस्ट के यहाँ से आप हार्ट बीट्स काउंट कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम लगाइए, 60 सेकेंड में आपके हार्ट बीट्स कहाँ तक जा रहे हैं। अगर वो 85 टू 95 तक है, दैट मीन्स सबसे अच्छा है, आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर 96 टू 105 तक जा रहा है तो गुड है। अगर 106 से 125 तक जा रहा है तो फेयर है। अगर 125 के आगे जा रहा है तो दैट मीन्स यू नीड इम्प्रूवमेंट। आपको आपका एंड्योरेंस ठीक करना जरूरी है। आपके आपके क्लाइंट का एंड्योरेंस या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक करना जरूरी है। क्लियर है ये चीज? करोगे ये सब? सैटरडे के अंदर मुझे आप ये बताइए आपके हार्ट बीट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है, आपको कहीं पर जाना नहीं है। सबके जिम में स्टेपर है, स्टेपर किसी के जिम में नहीं है तो स्टेप्स का यूज कीजिए। सबके बिल्डिंग में स्टेप्स होते हैं, सबके घर के बाहर स्टेप्स होते हैं। आपको 2 मिनट का टाइम लगाना है। 2 मिनट में आप कितने भी स्टेपर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 मिनट के बाद में आपको चेक करना है आपके हार्ट बीट्स कहाँ तक जा रहे हैं मैक्सिमम। तो ये कुछ वैल्यूएशन है, आप इससे चेक कर सकते हो और आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। क्लियर है अभी तक आप सबको? ओके, सो हम लोग मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो खुद के लिए पूछ रहे हो ये बताइए। खुद के लिए भी है सर, ये अगर क्लाइंट से भी करवाना हो तो। ओके सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके क्लाइंट की आपको चेक करना है 5 पिलर्स, उसकी इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चेक करना है। अगर वो 1-2 साल से कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा है तो आप एक दिन में 2 मसल उसके करा सकते हो आप। लेकिन वो जस्ट ज्वाइन हुआ है जिम में, अगर आप न्यू हो, 1 ही महीना हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्लो स्लो जाओ, हर मसल को अलग से एक दिन ट्रेन करो, ताकि वो मसल, पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ तो बढ़ने दो। आप एक ही दिन में अगर 2-2 मसल ट्रेन करोगे, अगर वो आपका क्लाइंट नया है तो सर ये नहीं हो पाएगा। तो आप पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में तो आप 1 वीक तक उसको मिक्स वर्कआउट करा सकते हो। उसके बाद में अगर वो पूरा सेट हो गया तो उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 से 2 महीना आप सिंगल मसल ही कराओ। उसके बाद में सर आप 2 मसल एक दिन में करा सकते हो, जैसे कि चेस्ट में आप ट्राइसेप करा सकते हो, बैक में आप बाइसेप करा सकते हो, आप शोल्डर में लेग्स कर सकते हो। ओके, या आपको लेग्स अलग से करना है तो लेग्स अलग से भी कर सकते हो, लेकिन चेस्ट में ट्राइसेप, बैक में बाइसेप, ये कर सकते हो आप।
हम दो एक्सरसाइज कर सकते हैं सर, जैसे कि हम काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम दो मसल सर एक्सेप्ट कर सकते हैं। 100% सर कर सकते हो। एक दिन थैंक यू में सर। 2 मसल को आप ट्रेन कर सकते हो। ठीक है सर। लेकिन सर वही फिर से चीज आती है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उसी प्लानिंग को स्ट्रक्चर देना है। 1 नंबर है चप्पल है, नीचे तेल नहीं। और कोई सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक दिन में एक बॉडी मतलब जैसे हम डबल बॉडी पार्ट कर रहे हैं, पीपीएल करके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम एक बॉडी पार्ट की कितनी एक्सरसाइज करें? सर एक एवरेज जो रेंज बताया हुआ है एवरेज, तो एक दिन में कम से कम आप 18 सेट्स कर सकते हो। मतलब पर 18 बॉडी से पार्ट? 22। हाँ, पर बॉडी पार्ट एक दिन में आप 18 से 22 सेट्स आपके होने चाहिए। तो मिनिमम ओके 18 सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेट्स, एक्सरसाइज ओके नहीं। ओके ओके और ओके। मैक्सिमम 22। अच्छा हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ आ रही है सर, बोलिए आप। सर गायनोमेस्टिया के जो शिकार होते हैं उनके लिए क्या वर्कआउट किया जाए? सर गायनो रिलेटेड आपका सर लेक्चर होने वाला है, सबसे एंड वाला, एनाबॉलिक जी स्टेरॉइड में। हम लोगों को पता है ये चीज बहुत लोगों में है, इसीलिए हम लोग ने ये जी टॉपिक जी इंक्लूड किया है। तो जी आपका सर। जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जब लेक्चर होगा ना, तो गायनो कैसे रिमूव करना है, गायनो होने की प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी सब हम सिखाएंगे आपको। अगर मैं अभी बता दूंगा ना सर, आधा अधूरा सर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। चप्पल है क्या भाई? लेकिन अरे अच्छा माइक अच्छा। म्यूट करो यार ओके, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक लेकिन सर गायनो रिलेटेड एक चीज बताऊंगा सर, बहुत लोगों यहाँ पे मतलब ऐसे समझ लो कि 70-80% ऐसे लोग हैं जिनको यूट्यूब देख के ऐसे हर चीज लग रही कि गायनो ही है। कभी कभी क्या होता यू। है, जी जी आपके चेस्ट के एरिया में, निपल के जो एरिया में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, तो वो जी जी लूजनेस जी आ जाती है, तो आपको लगता है गायनो है। फिर आप यूट्यूब सर्च करते हो लूजनेस निपल, लूजनेस चेस्ट, तो वो गायनो दिखाता है। लेकिन हर चीज गायनो नहीं होती है, गायनो होने के रीजन अलग होते हैं। तो आपका वो चेस्ट पैट भी हो सकता है। सबसे पहले तो आप सेग्रीगेट कीजिए वो चेस्ट पैट है कि गायनो है। करेक्ट। अगर चेस्ट फैट है तो ज्यादा से ज्यादा आप चेस्ट वर्कआउट हाई रेपिटेशन में कर सकते हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन कीजिए। पुशअप्स वर्कआउट सबसे बेस्ट है। ज्यादा मैं वर्कआउट नहीं बताऊंगा, लेकिन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप और फ्लैट पुशअप, ये तीनों को आप अल्टरनेट डेज रिजिम में डालिए आपके। ओके, वापस क्लियर। सबको म्यूट कर दो एक बार। हाँ ना सर, मैं इतना बोल रहा हूँ सर, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, आप फिर से आप वही कर रहे हो सर। ये क्या ऐसा? और किसी को क्वेश्चन है कुछ? जिसको होगा सर वो अपना क्या तो म्यूट पौसा करके भी है। इसको बीच में 4-5 चप्पल भी मिनट होते बोलता हैं, है। सैंडल भी होते हैं। तो हेला एक हाथ मिनट। केले की चप्पल होते हैं, हेलो पाटीमार केले के सैंडल होते हैं। ठीक है, अभी आप किसी को क्वेश्चन होगा तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। Sir, please explain the SIDT type, sir. Hello, sir. I have a question. हाँ बोलिए। Sir, Hello. how can I calculate the body fat? What is the process of calculating body fat? बॉडी फैट कैलकुलेशन सर, बॉडी फैट कैलकुलेशन तो आप एक्यूरेट हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन एक बीएमआई रेट का कैलकुलेशन फॉर्मूला आता है, वो आपको न्यूट्रिशन के पहले ही दिन आपको सिखाया जाएगा। टोटल आप कैसे आपकी बॉडी ओबेसिटी में आती है या नहीं आती है। What is the process? You are okay that BMI. If one is showing underweight in BMI calculation, but his weight and height is okay, is there any हाँ problem to do bodybuilding? सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। Actually, BMI is showing one client, he is underweight. Okay, व्हाट इज but द बीएमआई ऑफ द क्लाइंट? below 11.6. 11.6। हाँ, ओके, वो दैट्स दिखा गुड, रहा वेरी है। गुड। वो तो अंडरवेट दिखा रहा है। सर अंडरवेट ही हो गया ना सर। तो अंडरवेट में अच्छी है क्या? मालूम नहीं सर मेरे को। अंडरवेट में अच्छा कैसे होगा? अगर कोई भी बंदा अगर अंडरवेट है या ओवरवेट है, ये दोनों भी प्रॉब्लम ही है। अगर अंडरवेट है इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो कम उसको होगी कोई पर भी डिसीज जल्दी से जल्दी पकड़ सकती है।
तो सबसे पहले तो आपको उसको उसकी बॉडी वेट, हाइट और वेट के हिसाब से पहले उसको लाना है आपको। बॉडी और हाइट वेट, बॉडी वेट और हाइट वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो उनका जो वेट और एज और उससे बीएमआई को जब कैलकुलेशन कर रहा है उसमें वो हाँ। अंडर वेट आता नहीं तो एक तो सर आप कोई तो गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हो, या तो फिर जो ओ। 11 आपने बोला ना वही मुझे कुछ खटक रहा है सर। वो खटक उतना रहा है। कम नहीं आएगा। नहीं उसका आएगा। वेट कितना है? उसका वेट वो कितना है? उसका वेट है 69 kg और उनका हाइट है 5 इंचेस। 5.59। अरे सर 69 कैसे हुआ? वो अंडरवेट हो गया ना सर। हेलो सर। पॉसिबल अंडर वेट हो गया। अंडरवेट हो गया वो। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। तो उनका वेट कितना होना चाहिए? सर एक एक का कंप्लीट होने दीजिए। हाँ बोलिए सर। सर वो उनका- बंदा जो है उनका- आपका अंडरवेट है, उसको पहले आप उसके एक्यूमुलेटेड वेट में लाइए। कम से कम उसका आप चार्ट देखिए, गूगल पे आपको चार्ट मिल जाएगा। मैं अभी एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा। उसके अच्छा। हाइट के हिसाब से उसको वेट कितना चाहिए, मुझे लगता है अप्रोक्स उसको 75 से 80 के बीच में चाहिए। तो सबसे Five- पहले आप उदा तक लेके आइए। 5.5 है ना? ओ, मेरे को जो 68 फेसबुक वो व्हाट्सएप वो गूगल वाले बता रहे थे वो तो 70 है। 68 वही सर वेट बता रहा हूँ। 68 नहीं सर, 70 से 80 के बीच में होगा शायद से। उसका 65 से लेकर 70 के बीच ठीक है, ठीक है। भाई का करवा हो जाएगा। सर अब हाँ देखो और कोई। नहीं सर एक सर, सर अभी नेक्स्ट लेक्चर कभी सॉरी सर, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को होगा। सेम टाइम सेम टाइम, सेम हर लेक्चर सेम टाइम में होने वाला है आपका। इसके लिए प्लीज आप पर्सनल में मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिए। आपका सैटरडे Okay, को लेक्चर okay. होने वाला है सेम टाइम। ओके टाइमिंग क्या रहेगा 12 to 1 या 12 to 2 12 to 1। 12 to 1 आपको 11:45 को ज्वाइन करना है। ओके ओके हेलो ओके सर। थैंक यू बोलिए थैंक यू। अभी मैं लेफ्ट हो सकता हूँ ना सर? हाँ सर, आपका हो गया अभी लेक्चर तो हो गया, लेफ्ट हो सकते हो आप। हेलो ओके थैंक यू हेलो बोलिए 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 बोलिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के सेम एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ क्या क्या? हेलो अरे सर मेरा कान दुखने लग गया सर। हेलो 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 बोलिए बोलिए। हॅलो सर प्री वर्कआउटला काय काय खाऊन जिमला गेलं पाहिजे? सर काहीतरी कॉम्प्लेक्स कार्ब तुम्ही खाऊ शकता। कोई भी सर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपका ओट्स आता है, ब्राउन ब्रेड आता है, ब्राउन राइस आता है, स्वीट पोटैटो आता है, पोटैटो आता है। तो इसमें से आप कोई भी चीजें खा सकते हो। हेलो देखिए 45 मिनट्स पहले सर एक का क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, बाद में दूसरा पूछिए सर। सर त्याला कार्बोहायड्रेट वगैरे लागेल का आपलं हेच चालेल म्हणजे जसं की केळी कॉफी? सर सगळं तुमचं जे आहे ना, तुम्ही जे खातात, आप जो भी चीज खाते हो, आपका बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सिर्फ फूड का नाम है। लेकिन एक्चुअल में बॉडी में जब जब जाता है वो कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अभी आप ट्रेनर बनने वाले हो तो आप यही यूज करो नाम, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको वर्कआउट के पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है ओट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, पोटैटो भी सिंपल में आता है, लेकिन पोटैटो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, एप्पल भी खा सकते हो, बनाना भी खा सकते हो 30 मिनट्स 45 मिनट्स पहले। हेलो सर। ठीक है सर चालेल। ओके क्लियर? चलो दूसरा हेलो बोलिए बोलिए। हेलो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के सेम थिंग है जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होता है weight training? क्या बोल रहे हैं सर? हेलो सर क्या बोला आपने, समझा नहीं हेलो मैंने। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो होता है सेम का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिलेटेड होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, क्वेश्चन नहीं समझा मुझे आपका। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर क्लास होता है तो वो क्या सेम स्ट्रेंथ रिलेटेड ही ये होता है जैसे ये कंपाउंड मूवमेंट होता है, आइसोलेट मूवमेंट होता है, सेम एक थिंग है? सर आपको सब आने वाला है आगे के लेक्चर्स में, कंपाउंड एक्सरसाइज, मूवमेंट,
आइसोलेट एक्सरसाइज, मूवमेंट, आइसोटेनिक, आइसोमेट्रिक, ये सब आने वाला है सर अभी आपको। नहीं, मैं ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर कुछ कुछ क्लासेस होता है, तो उनके सेम रिलेटेड इसी रिलेटेड होता है। सेम सेम वही मेरा सेम सवाल। चीजें हैं सर, सेम चीजें हैं, ये सिर्फ नाम दिए जाते हैं थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, सर आप सुमन सर बोल रहे हो? जी जी। मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया सर। अच्छा, कैसे जानते हैं? सर आपसे मेरी 3 बार बात हो चुकी है, पहले बैच के लिए भी आपने इंक्वायरी किया था, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, हेलो। ठीक है। ओके, तो तो नेक्स्ट क्लास लेफ्ट होगा करें, सैटरडे, आज का लेक्चर बंद करें। नहीं नेक्स्ट सर, एक सवाल। नेक्स्ट अगर सैटरडे। हेलो सर। पूछिए पूछिए पूछिए। एक बार सर नोट कौन सा करना तो थोड़ा मेरे को, अभी आपने बताया जैसे कि एटीपी 3 सेकेंड, एटीपी, सीसीपी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डीप में बता सकते हैं सर, ये क्या बनता है और कैसे इसका प्रोसेस होता है शुरुआत से लेके एंड तक वापस? हेलो सर, एटीपी जो सिस्टम होता है ना, ये हमारी बॉडी का एनर्जी सिस्टम है। एक बार तो म्यूट कर अपनी दीजिए बॉडी सर, जो वो होती है, ये एनर्जी को करेंसी फॉर्म में यूज करती है। करेंसी फॉर्म क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो अपनी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए। अगर आप सिटअप्स कर रहे हो नॉर्मली, आप जब 10 रेपिटेशन करते हो सिटअप्स के, तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आपको जो सिटअप्स के लिए आप लगेगी, वो स्टार्टिंग में वो एटीपी ही यूज करेगी आपकी बॉडी 3 सेकंड के लिए। उसके बाद में सीपी सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा और उसके बाद में ग्लूकोज सिस्टम। तो ये एनर्जी प्रोसेस है, ये बॉडी में चलता रहता है और ये बाद में ये फिर से रिफिल हो जाता है आप जब 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेते हो। तो ये कंटिन्यूअसली होते रहता है, होते रहता है। तो एटीपी बनता कैसे है, मतलब कंट्रोबली, जैसे इसके बनने का प्रोसेस पहले का, जैसे कि अपनी एटीपी बॉडी। बनने का प्रोसेस सर, वो इतना डीप सर नहीं जा सकते अपन। एटीपी ये बॉडी में अपने होता ही है। और जब आप क्रिएटिन बाहर से लेते हो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, हाँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जब आप बॉडी में डालते हो क्रिएटिन, तो वो फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, हाँ, फॉस्फोरस में, यस, करेक्ट। और फॉस्फोरस आपके मसल में जाता है और आपके मसल में जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके। तो ये क्रिएटिन का भी, ये जब आपका सप्लीमेंटेशन का लेक्चर होगा, तब ये क्रिएटिन में भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हर सप्लीमेंट का डीपली आपको समझाते हैं। तो ये एटीपी, एटीपी सीपी थोड़ा क्रिएटिन से मिलता जुलता है, मतलब थोड़ा नहीं, ज्यादा ही मिलता जुलता हेलो सर, हेलो सर, आज का पीडीएफ का आज ही मिलेगा? है। सर सब आज ही मिलेगा, इवनिंग तक, रात को 8 बजे के पहले। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, तो लेक्चर अगर अच्छा होगा तो प्लीज व्हाट्सएप पे कमेंट डालिए। उससे क्या होता है सर, आपके जो आगे के बैच वाले हैं उनको थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि बाबा फेक नहीं है, कैसे सिखाते कैसा नहीं। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन होगा तो भी कमेंट कीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई? सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक दिन में एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हेलो, बोलिए 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 सर, आवाज आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आज हमने चेस्ट किया है, क्या 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 क्या? जैसे मान लीजिए आज हम चेस्ट मार रहे हैं, हाँ चेस्ट की एक्सरसाइज चल रही है, तो उसमें हमें कितने सेट करने चाहिए? सर, वही मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक मिनिमम और मैक्सिमम जो सेट्स होते हैं आपके पर डे पर एक्सरसाइज के, वो कम से कम 18 होने चाहिए टोटल एक्सरसाइज के मिला के। रेपिटेशन पूछ रहे हो? रेपिटेशन सर आपके टारगेट पे डिपेंड होता है। तो मिनिमम अभी आप लोग, हम लोग मैक्स, अपन मैंस लोग मिनिमम 12 रेपिटेशन होने चाहिए आपके, और आपको प्रोग्रेसिवली वेट को इंक्रीज करते जाना है। मैक्सिमम लेवल 15 के आगे रेपिटेशन नहीं करना है आपको, अगर आपका टारगेट मसल गेन है तो। आपको वेट को इंक्रीज करना है। अगर आप 20 kg का डंबल्स यूज कर रहे हो, 20 kg पे आप 12 रेपिटेशन कीजिए, फिर 15 kg का डंबल्स लीजिए, रेपिटेशन को कम कीजिए, 10 रेपिटेशन कीजिए,
फिर 20-30 kg का डंबल्स यूज कीजिए, फिर 8 रेपिटेशन कीजिए। आप जितना हाई वेट लेंगे, रेपिटेशन कम करेंगे, उतना मसल बड़ा होगा आपका। सेम जी सर। कंसेप्ट फीमेल्स के लिए अलग होती है। फीमेल का जो मसल टाइप होता है वो टाइप 1 मसल फाइबर होता है, और हमारा जो होता है मेंस का वो टाइप 2 मसल फाइबर होता है। टाइप 2 मसल फाइबर को वेट ज्यादा, रेपिटेशन कम, और टाइप 1 मसल फाइबर जो फीमेल्स में होते हैं उनको रेपिटेशन ज्यादा और वेट्स कम। करेक्ट। अगर आप जी। फीमेल को ट्रेन करते टाइम अगर उनको वेट ज्यादा दोगे, रेपिटेशन कम रखोगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे उनके बॉडी में। उनके लिए कंपलसरी वेट कम और रेपिटेशन ज्यादा, और आपके लिए मेंस के लिए रेपिटेशन कम, वेट ज्यादा। अगर आप उल्टा करते हो तो मसल लॉस होगा आपका। जी सर जी। क्लियर है? ओके सर, सुनिए सर, थैंक यू सर। ओके। नाम क्या है आपका? हेलो, राहुल हाँ कुमार सर। बोलिए। ओके राहुल कुमार, लास्ट एडमिशन। हेलो बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मेल और फीमेल के मसल होते हैं, इनके बारे में पीडीएफ मिलेगा हमें? सर सब मिलेगा। अभी आप लोग कैसा है, ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आपको, इसके लिए मैंने बोला था आप जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। ये आपको ओके टाइप 1 मसल फाइबर, टाइप 2 मसल फाइबर, ये सब आगे आने वाला है, सबके पीडीएफ्स मिलेंगे। ओके सर। सर एक मैं ये पूछना चाहता था, जैसे भाई साहब ने पहले एक सर सर ने आपने क्वेश्चन किया था। 2500 पे किया है ना, आपको सर्विस 25,000 की दूंगा मैं। सर अभी सर ने एक क्वेश्चन किया था कि एक दिन में हम कितने वो लगा सकते हैं, मतलब। क्या? हेलो हाँ पूछिए। सर, एक दिन में कितनी एक्सरसाइज लगा सकते हैं और किस एक्सरसाइज के साथ कौन सी एक्सरसाइज लगा सकते हैं? सर आप पहले तो चेस्ट के साथ ट्राइसेप लगा सकते हो, क्योंकि आप जब भी चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो तभी आपका ट्राइसेप 40% ट्रेन होता है, इसीलिए आप ओके। चेस्ट में ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हो। बैक में आपका बाइसेप ट्रेन होता है तो आप बैक में बाइसेप लगा सकते हो। आप फिर शोल्डर और लेग्स को अलग अलग भी ट्रेन कर सकते हो, या एक साथ भी कर सकते हो। शोल्डर के साथ कौन सी सर? शोल्डर के साथ आप ट्राइसेप लगा सकते हो, लेग्स कर सकते हो। ओके सर शोल्डर के साथ बैक नहीं लगाना कभी भी। हेलो सर। शोल्डर के साथ शोल्डर के साथ लगा सकते हैं, ट्राई लगा सकते हैं। बैक और नहीं लगा बैक के सकते। साथ बैक के साथ बाइसेप्स लगा सकते हैं। बैक के सर साथ बाइसेप चलेगा। बोलिए बोलिए सर, एक एक का कंप्लीट होने दीजिए सर क्वेश्चन। हाँ सर, एक बात बोलता हूँ सर, सबको पूरा सुनिए। सर क्लास है सर, तो डाउट का क्लास, पहले दिन का क्लास है। अब पूरा क्लास बोलो सर, डाउट तो आप बाद में बोलो सर, पूरा डाउट का पूछ रहे हाँ हो। ना सर, बराबर बोल रहे हो सर आप। नहीं मैं बोल सर सर, वो मेरा बात सही बात है। सर, पहले आप क्लास एक के बताए। लिए सब क्वेश्चन पूछ ले। पूरे अब पूरे टाइम वेस्ट कर रहे, पूरे साहब के पूरे कई कर रहे हैं सर। अपन जो क्लास क्लास सुना, पहले क्लास सुना और अपने एक डाउट दिन के में सब क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। अब पूरा टाइम वेस्ट है ना सर, कई को ऐसा। सर सही बोल रहे हो सर। अभी आप सर क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग भी अगर लेक्चर लीव कर देंगे तो बोलेंगे अरे यार सर कितने एरोगेंट है, हम लोग पूछ रहे हैं और सर ने पहले ही दिन लेक्चर एंड कर दिया। तो इसके ना लिए सर, सर सबको सबका रिस्पेक्ट रखना पड़ रहा है हमको। सर और तो जो पहले सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी तो ऐसे ही है ना सर। हाँ। सवाल भी अगर टॉपिक चलो चेंज अगर अभी भी नहीं मेरा अभी दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया, अभी एंड करते हैं लेक्चर को। सबके सब डाउट्स क्लियर होंगे, आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे। अभी ये सर ने भी जो बताया ये बराबर बात बोल रहे हैं वो। पहले सर, पहले क्लास सुनेंगे, बाद में आफ्टर डाउट्स, पहले बस सीखेंगे पहले। हाँ पसंद है पूरे एक्सेस के बारे में लर्न करना, बाद में अपन पूछना। पहले दिन है बराबर सर, है। पहले डाउट पूछे कैसा सर पूरे। क्या थैंक बात, यू सही सर। बात, सही सही बात बात है सर। जो आज पूछे सर जा क्या रहे नाम है आपका? प्लस आपका नाम क्या सर? मैं राजशेखर सर, मेरा नाम हैदराबाद से बात कर रहे हैं, राजशेखर। राजशेखर, हाँ याद है, मुझे याद है। सही बस, पहले ओके क्लास तो करें, एंड करें लेक्चर। हैं। ओके सर, अगर आपको लेट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो Okay, sir. मच। लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इतने सर कम प्राइस में हम लोग कर रहे हैं सर। बहुत लोगों सर को तो क्लास कम प्राइस है, इसके लिए डाउट आ रहा है। क्लास का वीडियो कब तक लगे सर, हमारे ग्रुप में क्लास का वीडियो अपना? सर रात को 8 बजे के पहले सब कुछ आ जाएगा। ओके सर, पूरा अच्छा Thank सुने you. तो समझ में आता है, ये काली पीली बात करे तो टोटल कुछ भी होता है। क्या सर? हाँ। ओके 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 सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू।